आज हमने करना है वन ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिशन रेट। ठीक है, ट्रांजिशन रेट क्या होता है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि इनिशियल से फाइनल टाइम की तरफ जो हमने जाना है उसकी जो टाइम है कितना लग रहा है या कितनी इसकी रेट है, तो ट्रांजिशन आता है। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कुछ ऐसे है। हमारे पास ऐसे एक कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लाया जाएगा वैलेंस बैंड के अंदर, और बाहर से एक एनर्जी आ रही है, फोटोन, जिसको हम बोलते हैं कि फोटोन या फिर लाइट वेव आ रही है। वो एच का टू मैका उसकी एनर्जी है। ठीक है, और वो इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल कर रहा है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर होल बना लेता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लेता है। इसकी एनर्जी जो है हमारे पास ई आई है और इसकी एनर्जी हमारे पास ई एफ है। ठीक है, एनर्जी इसको अप्लाई करिए, और हाँ, इसकी जो एनर्जी ये होती है ई जी कहलाती है। ठीक है, दो बैंड गैप के दरमियान का जो एरिया होता है वो ई जी कहलाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसका वेव फंक्शन लेना है। ठीक है, वेव फंक्शन जो है वो हमें क्या बताएगा, ये इनिशियल का ग्राउंड स्टेट वाला और ये फाइनल स्टेट वाला इसका वेव फंक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है, ये कोई भी अगर हमारे पास क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है, वो उस एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिनमें लास्ट वीडियो में देखा था एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन की वजह से ट्रांजिशन होती है इनिशियल से फाइनल बैंड की तरफ। तो यहाँ पर फोटोन एनर्जी जो है, जिसकी फोटोन जिसकी एनर्जी एच कट रहता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा ज़्यादा एनर्जी, और वो जंप करके फाइनल की तरफ चला जाएगा, मतलब कि कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये वेव फंक्शन जो है हमने ये फाइंड करना होगा, हमें एम फाइंड करना होगा किस तरीके से जो है। तो ये हमने ये बात तो डिस्कस कर ली है कि ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये किसी भी हो जाता है, इस पर जाना ज़रूरी क्यों है, तो भाई वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा करता है। एनर्जी ऑब्जॉर्व की है तो हर से बात है वो कंजर्व करेगा, उसके बाद एनर्जी को कहते हैं एमिट करेगा, उसको तो वो वापस अपने बैलेंस बैंड में आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, और उसके लिए हम लोग उसके ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये एनर्जी ऑब्जॉर्व की तो वो ई एफ टू ई आई, मतलब जो उसका फाइनल से इनिशियल की तरफ का सफ़र है वो पूरा उसने किया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करेगा। फोटोन का मोमेंटम भी हमारे पास एच कट के है, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी हमारे पास एच कट के है। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ कैसे पूरा करेंगे, इसके तहत भाई हम लिख सकते हैं एच कट के, ये फोटोन का हो जाएगा इस साइड पे, ये फाइनल इसका हो जाएगा एच कट के एफ, और ये हो जाएगा एच कट के आई। ये हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे एच कट हमारे पास अगर कट हम लोग कर दें तो ये बचेगा के इक्वल टू के एफ माइनस के आई। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म पढ़ लिया कि भाई क्यों ये जो है वो जंप करके फाइनल की तरफ जाता है। अब हम लोगों ने देखना है कि ये ट्रांजिशन रेट है उसकी जो है वो इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास ट्रांजिशन रेट की जो है वो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अब ये जो ये चीज़ है ये होता है मैट्रिक्स एलिमेंट, और ये होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट, और यही दो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ट्रांजिशन रेट हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने लिखना है तो हम इसी के से लिख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन रेट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक होता है ये मैट्रिक्स एलिमेंट, और एक हमारे पास होता है जी डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हमने बारी बारी ये भी फाइंड करना है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब मैट्रिक्स एलिमेंट और डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, तो हम 2-3 वीडियोस में इसको कंप्लीट कवर करेंगे। लेकिन इन सबको फाइंड करने से पहले हम लोगों को एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो होगी हमारे पास एच। ठीक है, एच कैसे फाइंड करना है वो भी हम अब देखते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट जो है उसकी इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, कि हम लोग अगर इस इक्वेशन को रीड करें तो ये होता है कि फाइनल से लेकर इनिशियल तक की जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो लिखनी है, और ये फाइनल से इनिशियल के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, मतलब ये एच बार एच डैश जो भी हम इसको बोलते हैं एच डैश। तो हमने सबसे पहले इसमें एच डैश फाइंड करना है, उसके बाद हम लोगों को इनिशियल और फाइनल की टर्म्स मिलेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना इन तीनों की वैल्यूज पुट करके हम एम फाइंड करेंगे। अब तो कहते हैं ये इस तरीके से होगा कि मतलब पहला स्टेप हमारे पास एच फाइंड करना है, दूसरा स्टेप हमारे पास एम फाइंड करना है, और तीसरे स्टेप में हमने जाके फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लोग एच फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट और डॉस फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है वो एच फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि हैमिल्टोनियन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स एलिमेंट में पुट करेंगे, और बाद में डेंसिटी ऑफ स्टेट भी फाइंड कर लेंगे।
फाइंडिंग एच जो है वो किस तरीके से है, हम लोगों ने हैमिल्टोनियन फाइंड करना है। एच हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मतलब ये टोटल एनर्जी बताता है। अब डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस जो है वो मतलब अप्लाई होंगे। यहाँ पे मतलब कि सिंपल डिफाइन मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है, क्या बताता है, कि ये टोटल एनर्जी बताता है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगी है वो सारी। अच्छा, अब हम लोग इसमें बात करें कि हमने फाइंडिंग एच कैसे फाइंड करना है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट उसका पढ़ा था, अब उसके अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है कि हम इसमें सेमी क्लासिकल थ्योरी लगा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम उसको क्वांटम मैकेनिकली लेंगे, ठीक है, और जो फोटोन है उसको हम वेव के तरीके से लेंगे। उसकी इसलिए क्योंकि जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम लोग अगर ऐसे मतलब पार्टिकल हम लोग लेते हैं, फील्ड हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, तो हमने देखा था कि उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है। और ये हम लोग क्लासिकल और क्वांटम सेमी क्लासिकल थ्योरी लगा के ही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने एच फाइंड करना है। एच के ऊपर मतलब हैमिल्टोनियन के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, ये हम लोग को सेमी क्लासिकल थ्योरी लगा के ही पता लगेगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन चार्ज, हम लोगों ने एक चार्ज है, ठीक है, उसको फिर किसी फील्ड में रख दिया है, उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी मूवमेंट चेंज होती है, हमारे पास मोमेंटम उसको चेंज होता है। तो उसका मोमेंटम जो है वो इससे मतलब सिंपल पी से हम जाहिर करते हैं मोमेंटम को, वो चेंज हो जाता है पी माइनस, मतलब ये चार्ज हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पहले पुट कर दिया, वरना पी माइनस क्यू ए होता है ये, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज था तो मैंने नेगेटिव पुट कर दिया और क्यू की जगह मैंने ई ही डायरेक्ट लिख दिया जब मैंने इसको माइनस माइनस को प्लस किया। हमारे पास अब चेंज्ड मोमेंटम या न्यू मोमेंटम है वो हमारे पास ये आ रहा है, मतलब फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो उसका मोमेंटम ये होगा, ठीक है। अब हमने एच फाइंड करना है। सिंपल एच क्या होता है, हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसमें लिख दी है 1/2m0, साथ ये जो है वो मोमेंटम आ गया, मोमेंटम का स्क्वायर, और साथ ही आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम फील्ड अप्लाई ना करें तो इसका सिंपल मोमेंटम या सिंपल जो इसका एच नॉट है वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई ए वाली टर्म हम लोग ऐड करेंगे ही नहीं, ठीक है। जब ई ए वाली टर्म नहीं होगी तो सिंपल पी स्क्वायर हो जाएगा जब स्क्वायर अपन करेंगे, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम इसी के ऊपर जो है ना इसी को सॉल्व करते हैं फील्ड अप्लाई के हिसाब से, किस तरीके से फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है एच प्राइम की वो क्या आती है। अब ये देखें यहाँ पे p माइनस पी प्लस ई ए का होल स्क्वायर है, सिर्फ इसको ओपन किया है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया है यहाँ पे हम लोगों ने पी स्क्वायर को इसके साथ मतलब सिर्फ 1/2m0 को अंदर सारी जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया है, देखें, और v/r को वैसे ही लिख दिया, पी स्क्वायर के साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, यूँ लिखा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पी स्क्वायर ओवर 2m0 और वी आर को इकट्ठा कर दिया, सिर्फ इसकी अरेंजिंग किया ताकि ये इस तरह से हम कह सकें भाई कि ये नॉन फील्ड वाला एरिया जहाँ पे हम लोग फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है बाकी बच गई एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को हमने सेपरेट लिख लिया। अब इस टर्म को हम लोग भूल जाते हैं भाई एच नॉट, अब हमने एच प्राइम निकालना है, हम इस टर्म को लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ की एडिशन हुई है यहाँ पे ई की है, वो वजह नहीं फिलहाल मुझे पता कि इसमें यहाँ पे एक ई हम लोगों ने साथ ज़रूर लगा देना, और साथ हमने बाकी टर्म वैसे की वैसे लिख देनी है। अब इसके अंदर हमने एच को हम सिंपल बना रहे हैं, हैमिल्टोनियन जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा डबल डबल टर्म्स के साथ, वो भी स्क्वायर वाली, तो हम इसको इजी बना रहे हैं। हम कह रहे हैं जो ए है, ए वेक्टर है हमारे पास, तो वो जो बहुत ज़्यादा उसकी जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। जब ये छोटी इसकी वैल्यू होगी तो हम इस पूरी टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास रह जाएगी सिर्फ ये टर्म। अब अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे पी ए और ए बी के ऊपर जो है वो कम्यूट करें इसको, ठीक है, तो कम्यूट का क्या मतलब होता है कि अगर हमने पी ए और ए पी को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे ये कंडीशन पुट कर दी, ए पी को इधर रखे तो हम कह सकते हैं भाई ये दोनों बराबर हो गए। अब जब इस इक्वेशन के अंदर ये यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे तो हम इसकी जगह ई के साथ 2pa भी लिख सकते हैं, और ओवर 2m0 वैसे का वैसे ही जो हमारे पास इस इक्वेशन में यहाँ था, 2m0 वैसे ही, e वैसे ही, और इसकी जगह पे हमारे पास 2ap आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये टर्म बाकी रह जाएगी। अब हम लोगों को ई हमें पता है भी चार्ज है, उसके बाद m0 हमारे पास जो मास है, p मोमेंटम है। अब a फाइंड करना है, ये जो वेक्टर है ये a फाइंड करना है, या फिर इसको डिस्टेंस इक्वेशन या फिर हम लोग वेक्टर जो भी हम लोग बोले इसको वेक्टर को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर ये के ओमेगा जो है ये स्पेस टर्म्स हैं, स्पेस वाली वैल्यूज़ हैं, और जो ओमेगा टी है ये टाइम डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब अब इसमें हमने इन दोनों को सेपरेट करके लिखा है, आई अंदर आई को मल्टीप्लाई करके
आई के आर वाली टर्म सेपरेट कर दी है, आई ओमेगा वाली टर्म सेपरेट कर दी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो के आर की टर्म है ना, अगर हम इसको के आर को पुट करें, इसका रेडियस पुट करें और के की वैल्यू हमारे पास 2 पाई ओवर लेमडा इस तरीके से आती है, तो अगर उसमें हम लोग उसमें कोई वैल्यू पुट करें तो उसका मतलब टोटल कैलकुलेट करके उसका आंसर 10⁻³ आता है, और वो बहुत छोटा है। इस वजह से हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास सिंपल ये टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म के अंदर भी हमारे पास जो है, अगर टाइम अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ये स्पेस टर्म्स वाली वैल्यू सेपरेट करी थी, टाइम वाली सेपरेट की थी, स्पेस वाली कैंसिल हो गई, टाइम वाली रह गई। अब अगर हमारे पास टाइम अप्रोचेस टू 0 आ जाए तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगी तो हमें पता है ये इसके 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम a इक्वल टू a0 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ निकाली थी उसमें हम a की जगह a0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो हमने वैल्यू m की बताई थी ये वाली, ठीक है, उसमें हम h प्राइम के अंदर अगर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करते हैं h प्राइम की यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये इस तरीके से वैल्यू होती है। e ओवर m नॉट कॉन्स्टेंट था तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और जो ये टर्म है इसको हमने इस तरीके से अंदर लिख दिया। ओके, अब हम लोगों ने m की एक न्यू वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब इसके बाद जो है हमारे पास p और a0 है, उसको भी हमने मज़ीद करना है। कभी अगर यहाँ पे हम टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, तो ये टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर हम ओ ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसके साथ मतलब ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, आई ओवर एच बट एच नॉट माइनस ओ। अब अगर हम लोग इसके अंदर वो मतलब कोई कैलकुलेशन करें, फॉर्मूला लगाएं, तो ये एच नॉट ओ माइनस ओ एच नॉट आ जाता है, ठीक है। सिंपल एक दफ़ा ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये मतलब दोनों की जगह चेंज करके लिख दी। सिमिलरली अगर हम लोग ओ की जगह यहाँ पर डी आर ओवर डी टी, मतलब जिसको हम मोमेंटम बोल रहे हैं, जिसको हम पी बोल रहे हैं, अगर वो पुट कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। ओ की जगह हमने सिर्फ आर लिख देना है। अब पी जो है मैंने बताया कि डी आर ओवर डी टी के बराबर है, ठीक है। तो हमने जो पीछे इक्वेशन फाइंड की थी, जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम p की जगह पे ये लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये a नोट की वैल्यू हमने इग्नोर किया, बट आगे जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने a नोट की वैल्यू r के साथ पुट कर देनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने a नोट की वैल्यू को इग्नोर कर दिया। e ओवर m नोट बाइट था, हमने यहाँ पे e को भी इग्नोर किया, सीधा सिंपल जो है ना यहाँ पे m नोट हमने रख दिया, ठीक है। अब ये m नोट हमने यहाँ रखा है, ये वाली वैल्यू जो हमने ये फाइंड की थी ये यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। एच नोट आर और आर एच नोट, और साथ यहाँ पर जो है हमने आई ओवर एच कट भी लगाना है, वो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लगाना भूल गई हूँ, नहीं बल्कि वो हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लगाना, लेकिन इस तरीके से है कि हमने जब यहाँ पे आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पुट किया है तो उसके अंदर हमने आई ओवर एच कट की वैल्यू लाजमी पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बेशक पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी है तो हम लोग का ये सिंपल आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब ये आर में चेंज हो जाएगा, अब ये वाली वैल्यू जो है ना, ये ओमेगा के बराबर है, ई एफ माइनस ई आई, मतलब जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, ओवर एच कट हमारे पास ओमेगा का इक्वल है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, आई एम नॉट और ओमेगा, और साथ ये वाले टर्म कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम बोलें कि चार्ज जो है मतलब इसका मास जब वो इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे एम नॉट की जगह ई लिख देंगे, बाकी टर्म वैसे की वैसे थी। अब ए नोट यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया, आई और ओमेगा को ए नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ई को आर के साथ। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इसके जगह हमने बोला कि पी जो है ये ई आर के बराबर है और ये आई ओमेगा ए नोट जो है हमारे पास ई के बराबर है। और इस अब क्योंकि जो है हमारे पास p इज इक्वल टू नेगेटिव ई आर होता है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पे p के साथ नेगेटिव लगा देंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो के हम लोग कह सकें ये एच कट की वैल्यू